वैशाली से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शराब माफिया पर पुलिस का प्रहार देखने को मिला। 15,000 लीटर देसी शराब नष्ट किया गया। बेलसर में शराब भट्टी पर छापेमारी की गई जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। शराब माफिया मौके से फरार बताया जा रहा है। तो वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी नेता शिवेश राम को रिटर्निंग ऑफिसर का फोन तक आ चुका है। 10 अप्रैल को चुने गए सभी नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम नीतीश कुमार भी शपथ ले सकते हैं। सवाल है कि क्या राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश? तो मुझे जानकारी है कि 10 अप्रैल को मुझे शपथ लेना है। 10 अप्रैल 2026 यही तारीख तय हुई है बिहार से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों के शपथ ग्रहण की। इस बात की जानकारी खुद बिहार से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद शिवेश राम ने दी। शिवेश राम ने बताया कि शपथ ग्रहण के लिए उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर का फोन आया था। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह है। उसी दिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार से निर्वाचित सभी 5 सांसद शपथ ले सकते हैं। नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा से सभी लोग उस दिन शपथ लेंगे। जी, मुझे तो लगता है ऐसा ही, क्योंकि मेरे लियाजनिंग अफसर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि 10 तारीख को बिहार के लोगों का शपथ लेना। सवाल है कि क्या राज्यसभा में शपथ से पहले सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश? क्योंकि ये साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। उसके पहले वो 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। इधर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात पर भावुक होते हुए मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते थे कि वे बिहार को छोड़कर राज्यसभा जाएं। परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है, लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना हम सब के लिए दुख की बात है। हम लोग के लिए तो दुख की बात है व्यक्तिगत रूप से। हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में इतना ज्यादा काम किए कर सके हैं, और जितना काम बिहार में हुआ और जितना ज्यादा काम हुआ है, मैं नहीं समझता हूँ पूरे देश में इतने काल में किसी नेता ने उतना बड़ा काम, ज्यादा काम किया हो। ये तय है कि नीतीश राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन जब तक वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं। समृद्धि यात्रा के समापन के बाद भी वे रुके नहीं हैं। शनिवार को सीएम ने पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया, पटना हाट के निर्माण का भी जायजा लिया और सभ्यता दौर भी पहुंचे। वहां भी घूम कर चीजों को देखा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जेडीयू में कई कमेटी और संगठन बनेगा जिसमें निशांत कुमार की छवि साफ दिखेगी। पार्टी संगठन में निशांत की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है निशांत कुमार को लेकर। जेडीयू में कई कमेटी का गठन होगा, ऐसा उनका दावा है। जेडीयू में नया संगठन भी तैयार होगा। उनसे बारी बारी से हमारे जो निशांत जी मिल रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष से, और फीडबैक ले रहे हैं संगठन के मजबूती को लेकर, संगठन को और धारदार बनाने के लेकर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारी कमेटी है, अभी तो कमेटी हमने नहीं बनाया है प्रदेश कमेटी, लेकिन प्रदेश कमेटी में जो हमारे माननीय सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है अनुभव है और जो हमारे निशांत जी की जो ऊर्जा है, इसका एकदम मान अब देखने को मिलेगा आपको नई कमेटी में। और नई कमेटी में जो युवाओं को हम लोग जगह देंगे और जो पुराने साथी समता पार्टी के जो काल है के जो समय के जो लोग हैं उनको भी, उनके अनुभव का भी हम लोग यूज करेंगे। सब लोग को सम्मान देंगे और जो संगठन को बेहतर से बेहतर और कैसे आगे मजबूत करें, इस पर हम लोग गहन चर्चा कर रहे हैं, इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। यानी कि इस बार का जो संगठन बनेगा उसमें निशांत कुमार की छवि दिखेगी एकदम बिल्कुल। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि निशांत जी जो है आने वाला जो कल है हमारा,
उसका हमारे भविष्य है निशान जी, हमारे पार्टी के और हमारे कल भी आहार कर रहे हैं। तो ये नया जो संगठन है कमेटी है सर, वो कब तक बन जाएगा? जल्द ही आपको दिखाई देगा। अप्रैल महीना में जो है हम लोग आपको विस्तार से जो है ब्रीफ भी करेंगे, जब संगठन हमारा जो पार्टी के प्रदेश इकाई का या प्रकोष्ठ के जो भी अध्यक्ष हैं जो नए बनेंगे, और उस पर जो फीडबैक हम लोग ले रहे हैं उसकी हम लोग गहन चर्चा कर रहे हैं पार्टी। मधुबनी के ऐतिहासिक स्थल बलिराजगढ़ किले के खुदाई के कार्य का शुभारंभ किया गया। सांसद संजय झा ने फावड़ा चलाकर उत्खनन के काम का शुभारंभ किया है। बलिराजगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना मंडल का है संरक्षित स्थल है। सांसद संजय झा ने उत्खनन कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि मिथिला का बहुत सारा इतिहास आज भी दफन है, बाहर नहीं आ सका है। ये ऐतिहासिक स्थल भी खुदाई के बाद प्रसिद्ध होगा और पर्यटकों का ध्यान खींचेगा। आपको बता दें कि पौराणिक किला बलिराजगढ़ एक बड़ा पुरातात्विक स्थल है जो 122 एकड़ में फैला किलाबंद इलाका है। इसे राजा बलि का गढ़ कहा जाता है। 1884 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस किले की पहचान की और ASI ने 1938 में इसे राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया। मिथिला का बहुत सारा इतिहास आज भी दफन है, नहीं आया है बाहर। हम लोग का इतना बड़ा इतिहास और लिगेसी रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई हुआ तब तो लोग जाने कि यहाँ वाटर टेबल ऊपर है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो समस्या नहीं हो। अगर पानी भी आए तो उसको चैनलाइज करके निकाल दिया जाए। इस बार खुदाई पूरा ठीक से हो जाए, तब जब निकलेगा। ये जगह रामायण पीरियड से जुड़ा हुआ है। मधुबनी के पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया में फिर से रौनक लौट रही है। पंडौल बियाडा परिसर में करीब 500 करोड़ की लागत से बने विशाल टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री का शुभारंभ हुआ। उद्योग का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू सांसद संजय झा और मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। 12 लाख वर्ग फुट में इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि इंडस्ट्री लगने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मधुबनी बदलने वाला है और मधुबनी में सीधे 12,000 लोगों को सीधे इस फैक्ट्री से नौकरी मिलने वाला है। आज यहाँ आकर के लगभग 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करीब 12,000 लोगों को 12,000 लोग, लगभग 12,000 परिवार, 50,000 लोग, 12,000 लोगों को रोजगार। ये निर्णय मेरा तो सपना है, एक छत के नीचे तो आप गरीबी नजदीक से कर रहे हैं, लेकिन पूरे मधुबनी जिला को डिसेंट्रलाइज प्रोटेक्शन का यूनिट बिठा दें। बिहार में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जरिए काफी नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इसका विस्तार कैसे हो सके, इसको लेकर पटना में 2 दिवसीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 2 दिनों तक कुल 21 सत्र होंगे, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की टीम पहुंची है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के विकास के लिए रूपरेखा तय की जाएगी। एंट्रोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम प्रयोग, शोध और उपचार को लेकर पटना में 2 दिवसीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर जो हैं यहां शरीक हुए हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में तमाम जो गैस्ट्रो सर्जन हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, वो यहां पर भाग लिए हैं। कहें अगर तो लंदन, अमेरिका, जापान, इंडिया समेत कई राज्यों से जो है यहाँ डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर मनीष मंडल भी हैं, साथ में अलग अलग देशों से यहाँ डॉक्टर्स पहुंचे हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मनीष मंडल हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हर तरह की सर्जरीज में अपडेट्स आते हैं, नई तकनीक आती है, नई तकनीक जो है उसकी जानकारी यहाँ के सर्जन्स को मिले और उस जानकारी को लेके वो ग्रास रूट लेवल तक बिहार में कैसे पहुंचाएं, ताकि इसकी जो मदद है वो गरीबों तक, बेसहारों तक पहुंचे। और लीवर ट्रांसप्लांट पे हम लोग बात किया है। आज 2 सेशन थे लीवर ट्रांसप्लांट पे कि किस मरीज को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है, क्या बिहार में उसका क्या फैसिलिटी है। पहले भी यहाँ ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, 3 ट्रांसप्लांट अभी बिहार में हो चुका है। एक आईजीएमएस में, एक पटना एम्स में, अभी हाल फिलहाल में रूबन हॉस्पिटल में किया गया है। आगे भी लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो हम लोग और लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। हाई कैलिबर
highly talented surgeons put together a great conference. Congratulations to Dr. Mandel and the organizing team. And I'm excited to be here for sharing this podium with them. Thank you. चिकित्सा के क्षेत्र में भी बिहार बदल रहा है और विकसित बिहार की परिकल्पना जो लोग कर रहे थे, निश्चित रूप से आज धरातल पर उतरता हुआ देख जो दुनिया भर के डॉक्टर हैं, खासकर जो बिहार से हैं और बाहर रह रहे हैं, अगर लंदन अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनको भी एक जिज्ञासा उनके मन में है कि मैं भी बिहार आया हूं और आने के बाद जो अभी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस है, भाग लेने के बाद सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका की तरह बिहार में भी अब चिकित्सा पद्धति विकसित होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय में पहली बार IVF तकनीक से साहीवाल बच्चियां पैदा करने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये भारत की दूध उत्पादन रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक से 3 बच्चियां पिपरा कोठी में, जबकि चौथा बछड़ा मोतिहारी के चकिया गौशाला में जन्म कराया। इस तकनीक से देसी नस्लों के विकास में अभूतपूर्व तेजी आएगी, जिससे पशु पालकों को काफी लाभ मिलेगा। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे दुधारू पशुओं पर भी पड़ रहा है। जो विदेशी नस्ल के पशु हैं, फ्रीजियन है या जर्सी है, ये इनको गर्मी में काफी समस्या आता है। इनकी उत्पादकता भी रिड्यूस कर जाता है, हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी देसी गाय हैं, साहिवाल गिर हैं, उनमें ये चूंकि हमारे देश का इनका ओरिजिन है, तो इनमें हीट स्ट्रेस काफी कम होता है, लेकिन इनका उत्पादकता कम है, पर यूनिट जो पर एनिमल प्रोडक्शन वो कम है। यही वजह है कि किसान इनको अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो इस IVF तकनीक के द्वारा इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। और मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पैसरा जंगल में CRPF को बड़ी सफलता मिली है। AK-47 राइफल का 44 जिंदा कारतूस बरामद किया है। नक्सलियों ने छुपा रखे थे जिंदा कारतूस, वहीं एरिया डोमिनेशन के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। तो मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे, जहां नक्सलियों पर पुलिस ने ये बड़ा एक्शन किया है। एरिया डोमिनेशन के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। CRPF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है और ये मुंगेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते राज्य में खाद की उपलब्धता को लेकर बैठक की। बैठक में बिहार के सभी प्रमंडलों और जिले के कृषि अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि किसान की मेहनत, उसके पसीने और उसकी फसल से कोई समझौता राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा विभाग, कृषि विभाग, हमारे सारे अधिकारी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई अफवाह फैला करके किसानों को दोहन न करे, इसकी चिंता कर रही है। और खास तौर पर जो काला बाजारी हमारा दायित्व बनता है, हम कंसर्न हैं खाद्य विभाग से खास तौर पर कि कोई होल्डर ना होर्डिंग करे और ना कोई काला बाजारी करे और इसका इस समय का कोई नाजायज लाभ नहीं उठावे। इसलिए सभी जिला में हमने कहा है कि खाद के स्टॉक का वेरिफिकेशन करिए। बिहार के थानों में महिला हेल्प डेस्क खोले जाने के बाद महिला पुलिस अधिकारियों और महिला जवान की जिम्मेवारी बढ़ गई है और पुलिसिंग के साथ अब महिला पुलिस काउंसलर की भूमिका निभा रही है। सीएम नीतीश कुमार की पहल के बाद राज्य के सभी थानों में घरेलू हिंसा से लेकर जघन्य अपराध के मामलों पर कार्रवाई के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। न्यूज 18 की टीम पटना के कोतवाली थाने पहुंची तो यहां महिला हेल्प डेस्क कार्यालय एक्टिव दिखा और यहां तैनात महिला दरोगा और महिला पुलिसकर्मी केस का निपटारा करती नजर आई। कुमार की पहल पर राज्य के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क कार्यालय खोले गए थे, यानी महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए सभी थानों में जो है महिला हेल्प डेस्क कार्यालय खोला गया और उसके बाद महिला अपराध पर भी लगाम लगा और महिलाएं जो हैं बेझिझक बिना FIR दर्ज कराए हुए एक तरह से शिकायतें करने पहुंच रही हैं और उन्हें इंसाफ भी दिया जाता है। तो देख सकते हैं राजधानी पटना के कोतवाली थाना में हम पहुंचे हैं कि आखिर महिला हेल्प डेस्क कार्यालय किस प्रकार से काम कर रहा है। तो 24/7
यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है महिला पुलिस अधिकारी हो या महिला जवान हो, वो यहाँ ड्यूटी पर तैनात रहती हैं। ये बताइए कि काफी साल हो गए महिला हेल्प डेस्क खोले हुए, कितना लाभ मिल पा रहा है महिलाओं को? जी मुझे लगता है कि जितना पहले दिक्कत होती थी महिलाओं को, कि स्पेशली उन लोगों को महिला थाना जाना पड़ता था, अब ऐसा है कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क है। तो इस कारण अधिकांश महिला अब खुल करके भी बोल रही है, आकर अपना बताती हैं समस्या। जो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी कम FIR हो और उसको एक काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब महिला हेल्प डेस्क के बाद जो खासकर पीड़ित महिला हैं, जो विक्टिम हैं, उन्हें महिला थाना तो नहीं जाना पड़ रहा? नहीं, महिला थाना तो बिल्कुल वैसा तो सिचुएशन नहीं आता है, यहाँ पर ही हम लोग काउंसलिंग कर लेते हैं। रोज लगभग कितनी शिकायतें आ जाती होगी? डेली 1, 2, 4, कभी कभी 4 भी आ जाती है, कभी कभी 1 से 2 भी आती है। जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, इनकी जवाबदेही बढ़ गई है और ये अब सिर्फ पुलिसिंग के अलावा, पुलिसिंग नहीं बल्कि इसके अलावा जो है ये लोग अब काउंसलर की भूमिका निभाती हैं और निश्चित रूप से महिला हेल्प डेस्क कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को इंसाफ मिल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।